हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, हम हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में आपका स्वागत है। ठीक है, दो चैप्टर सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से हमने क्रैश कोर्स के फॉर्म में डिलीवर किया है। ठीक है, आई होप ये भी एक छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, जिसको भी 4 to 5 लेक्चर में इसको क्या कर लेंगे बेटा, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बात करें हम केमिकल काइनेटिक्स की। ठीक है, कि ये केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए अपने को। ठीक है बेटा, तो 11th में थर्मोडायनेमिक्स में हम देखते हैं कि रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, फिजिबल होगी। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में देखते हैं बेटा कि रिएक्शन की एक्सटेंट कितनी होगी। ठीक है, रिएक्शन कितनी एक्सटेंट होगी। केमिकल इक्विलिब्रियम अपने को क्या बताता है, कोई भी रिएक्शन कितनी एक्सटेंट होगी, मतलब प्रोडक्ट कितना बनेगा रिएक्टेंट से। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे केमिकल काइनेटिक्स की। तो केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना, केमिकल प्लस काइनेटिक्स। काइनेटिक्स जो है ये किससे आया बेटा, काइनेसिस एक ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, एंड केमिकल का मतलब केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं बेटा अपन, केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। और काइनेसिस जो ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, मोशन। तो इसका मतलब ये है कि केमिकल काइनेटिक्स में अपन जनरली क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनके मोशन या फिर उनके रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट्स डील विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें किसकी बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एंड उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करते हैं। जैसे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं बेटा, ठीक है, कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन में डेल्टा। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आगे बात करेंगे इसकी। और ये हमेशा किस में लेना है बेटा, अपने को ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, रेट ऑफ रिएक्शन, जो अपना अगला ही टॉपिक है। ठीक है, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज द डिफाइनिंग चेंज इन कंसंट्रेशन एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम नहीं टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम, मतलब अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं मैं तो कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम। ठीक है, और ये क्या होगा बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, आर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, आपको हमेशा इसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। और इसकी यूनिट की बात करूं बेटा मैं, ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम ऊपर आएगा तो सेकंड इनवर्स। तो ये हो जाएगी अपनी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। अगर मिनट में लिखें तो क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, क्या हो जाएगी, मिनट इनवर्स। तो ये अपनी होगी रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट्स। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट के बेसिस पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस होती है बेटा बहुत फास्ट होती है, कुछ बहुत स्लो होती है, और कुछ क्या होती है बेटा मॉडरेट होती है। तो बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या फिर वेरी फास्ट रिएक्शंस। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शंस के लिए क्या होगा, वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए बेटा डेल्टा टी क्या होगा, कम होगा। डेल्टा टी कम होगा, ठीक है, ये अगर ये कम होगा तो अपने आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर टाइम कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आपको क्या मिलेगी, वेरी लार्ज, मतलब बहुत फास्ट हो जाएगी रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे एसिड बेस की रिएक्शंस बेटा, एसिड जो बेस की रिएक्शंस है, इनको जैसे बीकर में एसिड और बेस को मिक्स किया तो रिएक्शन फास्ट होगी, अपने को फटाक से क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, एंड आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, आयंस बनते हैं, अपोजिट आयंस की तरफ अट्रैक्शन होता है, सीधे क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, AgNO3 एक्वस, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई NaCl से, एक्वस क्या बनेगा, AgCl की अपने पास क्या मिलेगी, PPT मिलेगी, सॉलिड एंड NaNO3, ये क्या हो जाएगा अपने पास, एक्वस। ठीक है, क्या हुआ, AgNO3 और NaCl की रिएक्शन करवाई, अपने पास क्या बना, AgCl बना और NaNO3 मिला। ठीक है, हुआ क्या कि AgNO3 किस में टूट गया, अपने आयंस में। ठीक है, ये भी अपने आयंस में टूट गया।
अपोजिट साइंस क्या कर लिए बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए। कूलाम्बिक क्या आ गया इसमें, अट्रैक्शन आ गया, जिससे क्या बन गया बेटा, अपना प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये तो हो गया अपनी वेरी फास्ट रिएक्शन, जिसके लिए टाइम इंटरवल क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, टाइम इंटरवल क्या होता है, बहुत कम होता है, और उससे क्या होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन अपने को क्या मिलती है, फास्ट मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन की। ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन जो होती है बेटा, उनमें क्या होता है, डेल्टा टी बहुत ज्यादा होता है, मतलब इन रिएक्शंस को घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है, महीने भी लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं। ठीक है, जो वेरी स्लो रिएक्शंस होती हैं उनको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, इनके लिए डेल्टा टी क्या होता है, ज्यादा, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है बेटा, कम होती है। जैसे एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे रस्ट लगना, ये एक स्लो प्रोसेस है बेटा। ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं होता कि कल ही हम अपन कोई आयरन का प्रोडक्ट घर पे लेके आए और सुबह तक देखा उस पर जंग लग गई, ऐसा नहीं होता, बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है रस्टिंग को। ठीक है, दूसरी बात करें अपन, डायमंड कन्वर्ट इनटू द ग्रेफाइट। डायमंड क्या है बेटा, एक चीज याद रखो कि जो डायमंड अपना बेटा बहुत स्लो रेट से ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं है कि घर पर कभी मान लो डायमंड लेके आए, ठीक है, और सुबह तक देखा कि वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो गया, ये अपने तो पैसे क्या हो जाएंगे, फिर बर्बाद हो जाएंगे सारे के सारे। बट ऐसा नहीं होता है, ये क्या होती है बेटा, एक बहुत स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, इसको होने में साल लग सकते हैं, ठीक है, बहुत साल लग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ही दिनों में ही प्रोसेस हो गई। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, बहुत स्लो रिएक्शंस में आती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करें अपन, थर्ड टाइप की बात करें, वो होता है मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस के लिए क्या होता है बेटा, टाइम जो होता है ना, नाइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल, और उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन पे अपने को क्या मिलेगी, नाइदर टू लार्ज और नॉर टू स्मॉल। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखें, जैसे इंटरकन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है बेटा शुगर का, जिससे क्या मिलता है अपने को, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है बेटा, तो ये हो गए अपनी मॉडरेट रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो अपनी जो लैब में होने वाली जो रिएक्शंस होती है बेटा, वो जनरली क्या होती है, मॉडरेट होती है। ठीक है, हो सकता है इनको 30 मिनट लग जाए, आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने में। अपनी रिएक्शन कैसी होती है, मॉडरेट रिएक्शन होती है। 1 मिनट, ठीक है, तो मॉडरेट रिएक्शंस कैसी होती है, इनके लिए ना तो ज्यादा टाइम चाहिए होता है और ना ही इनकी रेट फास्ट होती है। ठीक है, एकदम मीडियम। ओके, ये हो गई टाइप ऑफ रिएक्शंस, वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इसको कैसे समझे, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे सर, जैसे मान लो आपको कोई ए पॉइंट से बेटा बी पॉइंट पे जाना, ठीक है, और उसकी जो डिस्टेंस है वो मान लो कि 160 किलोमीटर है, ठीक है, और आपको यहाँ पहुंचने में 4 घंटे लग गए। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब आपकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो। ठीक है, और यहां पर होती है एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने आपको देखा, ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट पे देखा मैंने आपको, ठीक है, आपकी स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो तुरंत ही हमने जो स्पीड देखी वो क्या हो गई, अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। ठीक है, मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल मैंने बता दिया कि 2 घंटे 15 मिनट बाद स्पीड ये थी, तो ये तो हो जाएगी अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये क्या हो जाएगी बेटा, अपनी एवरेज स्पीड। तो इसी तरीके से अपने पास एवरेज रेट रेस्ट को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस निकाले जाते हैं। ठीक है, देखो कैसे, it is the defined as the change in concentration of reactants and products in given time interval। ठीक है, देखो इसको कैसे समझ सकते हैं, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज से निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी चेंज से डिफाइन किया जा सकता है। देखो जैसे ग्राफ बनाऊं मैं, ये है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम के साथ रिस्पेक्ट ग्राफ बन रहा है।
ठीक है। टाइम के साथ क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मान लो ये एक टाइम इंटरवल है, T1 T2, यहाँ पे जो रेट होगी, ठीक है, कंसंट्रेशन होगी, वो क्या होगी R1, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी T2 टाइम पे वो क्या हो जाएगी R2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो कंसंट्रेशन में चेंज, कंसंट्रेशन चेंज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे ये माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ R2 माइनस R1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन, ठीक है। ये अपनी क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये क्या हो जाएगी अपनी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज, ठीक है। तो ये तो बात होगी बेटा अपनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड टाइमिंग के, जो टाइम के विद रिस्पेक्ट जो ग्राफ बनाया उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाऊं तो उसमें क्या होगा, टाइम, ये कंसंट्रेशन अपनी प्रोडक्ट की, टाइम के साथ कंसंट्रेशन जो होगी प्रोडक्ट की वो क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, T1 T2, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो P1, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी P2, ठीक है। तो यहाँ से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, ठीक है, प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है किसकी, प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, एवरेज कंसंट्रेशन आ जाएगी जब हम ग्राफ बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम के बीच, ठीक है। तो अपने पास एवरेज रेट क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये हो गई अपनी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अपन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, एक फिक्स इंटरवल टाइम या एक इंस्टेंट जो अपन स्पीड, जैसे इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है उसमें एक फिक्स टाइम पर अपनी स्पीड को क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी कंसंट्रेशन को इंस्टेंट टाइम पे क्या करें, रेट ऑफ रिएक्शन को इंस्टेंट टाइम पे क्या कर ले, नोट कर ले, ठीक है। जैसे सेम ग्राफ बनाना चाहूं मैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टाइम के बीच, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ टाइम पे क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। अगर ये टाइम मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, अगर इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो अपने को ग्राफ क्या होता है, एक स्लोप में देखने को मिलता है, ठीक है। ग्राफ क्या होता है, अपने को एक स्लोप में देखने को मिलता है, ठीक है, ये स्लोप देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, देखो टाइम इंटरवल मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक पॉइंट पे अपने को क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। तो उसको क्या बना दिया अपन ने, स्लोप। इस स्लोप को, और आपको पता है ये जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, tan थीटा, ठीक है। तो यहां से अपन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन निकाले तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे टाइम टी की लिमिट क्या कर दो 0, ठीक है। यहाँ पे क्या था, माइनस डेल्टा आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन डेल टी, और अपन ने इसको क्या कर दिया, टाइम लिमिट क्या कर दी अपन ने, गोज टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगी अपने पास डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी, स्मॉल चेंज इन रेट और कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड स्मॉल टाइम, ये क्या हो जाएगी अपने पास, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो ये आर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस tan थीटा स्लोप, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। ये तो हो गया बेटा जब हमने ग्राफ बनाया किसके बीच में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया, ठीक है। अगर ग्राफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में बनाए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाए, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के बीच में ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपना
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पर स्लोप होगा, ठीक है, ये ग्राफ हो गया, और यहाँ पे जो स्लोप होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अपना स्लोप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इंस्टेंटेनियस की स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा, प्लस डेल कंसंट्रेशन ऑफ पी, डेल कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पे लिमिट्स क्या ले लेंगे बेटा, 0, ठीक है। तो यहाँ से प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डी टी। तो ये अपने पास क्या जाएगी, प्रोडक्ट और टाइम के बीच में जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग इंस्टेंटेनियस अपने पास क्या जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पे जो आर होगा वो क्या होगा, प्लस टेन थीटा इक्वल होगा, ठीक है। प्लस और माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है और यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट अपना रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की टर्म में अपन क्या निकाल रहे हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। जैसे और बेटा ये जब रेट ऑफ रिएक्शंस निकालो तो आपके पास रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। जैसे मैं एक बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं, M1A प्लस M2B से बन रहा है N1C प्लस N2D, ठीक है। ये क्या है, बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। तो यहां से अपने को देखने को मिल रहा है कि A प्लस बी मिलकर क्या बना रहे बेटा, C प्लस डी, ठीक है। क्या बना रहे हैं, C प्लस डी। क्या चक्कर हो रहा है, फोकस कैसे हो रहा है, क्या बना रहे हैं बेटा, C प्लस डी, ठीक है। ये क्या है, अपनी बैलेंस रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पे बेटा बात करता हूं, जैसे माइनस डी कंसंट्रेशन ए अपॉन डी टी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ए की कंसंट्रेशन में क्या आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है। ऐसे ही डी अपॉन डी टी ये लिख सकता हूँ, ऐसे ही प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे, टाइम के साथ देखेंगे बेटा, तो अपने प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन उसमें क्या मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा और इसमें डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेटा ये जो है ये अपनी रेट ऑफ रिएक्शन को शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या शो कर रहे हैं, डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस की रेट को शो कर रहे हैं, ठीक है। डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ ए, ये रेट ऑफ हो जाएगी बी, और ये अपीयरेंस रेट ऑफ सी एंड अपीयरेंस रेट ऑफ डी, ठीक है। इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो रेट ऑफ disappearance of A equal to minus the concentration A upon dt, ठीक है। सेम B के लिए लिखेंगे तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt, ठीक है। एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इक्वल टू क्या हो जाएगी, प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt। एंड D के लिए लिखेंगे प्लस कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt। ये तो हो गई इनकी रेट, ठीक है। अब यहां से अगर मैं रेट कांस्टेंट लिखना चाहूं बेटा तो वो कैसे लिखेंगे, आर, ठीक है। वो कैसे होगा, इनके जो कॉफिशिएंट है, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, उनका क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं, माइनस वन अपॉन एम वन, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, ब्रैकेट में लिखो इसको, ब्रैकेट माइनस डी एम वन इक्वल टू होगी वन अपॉन एम टू
डिसअपेरेंस की रेट बी के लिए अपॉन डी टी इक्वल टू होगी 1/n1 प्लस अपीयरेंस की रेट सी के लिए इक्वल टू 1/n2 अपीयरेंस की रेट डी के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी अपनी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगी अपनी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऐसा क्यों किया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, क्यों इसको डिवाइड किया है बेटा? जो अपन क्या होता है, कुछ रिएक्शन जो होती हैं जिसमें पर मोलर अपन क्या करना है, कांस्टेंट अपना रेट ऑफ कांस्टेंट पर मोलर निकालने के लिए इनको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या किया है, डिवाइड। पर मोलर अपने को जो आंसर निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन का, तो इस वजह से इसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो अपने पास सारी जो ये होंगी पर मोलर में आ जाएंगी कंसंट्रेशंस की जो भी यूनिट्स है। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, पर मोलर में आ जाएगी। तो अपनी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अपने को किसी से भी निकाल सकते हैं फिर। ठीक है, इनके अगर कोएफिशिएंट का डिवाइड कर दिया अपन ने तो सभी क्या हो गए, पर मोलर में कन्वर्ट हो गए, यूनिट मोलर में कन्वर्ट हो गए, तो रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से क्या कर सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस से अपने को मिल रहा है 2NH3 गैस। ठीक है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लूं मैं R। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिसअपेरेंस की रेट नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, इक्वल डिसअपेरेंस की रेट 1/3 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करना पड़ेगा, और डिसअपेरेंस की रेट H2 के लिए। ठीक है, एंड 1/2 अपीयरेंस की रेट कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया ऑन dt। तो इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं अपन, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बैलेंस रिएक्शन दी जाएगी, बिकॉज ये बैलेंस जो रिएक्शन हमने की है, कोई दूसरा बच्चा जो हो सकता है किसी को दूसरे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस कर दे। इस वजह से आंसर क्या हो सकते हैं, अपने डिफरेंस मिल सकते हैं। इस वजह से बेटा जब भी आंसर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बैलेंस रिएक्शन दी जाएगी, ताकि उसी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएंगे, उसमें ऑप्शंस मिल जाएंगे, ताकि आप जल्दी से क्या कर सके, उसको टिक कर सके। ठीक है, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जो रिएक्शन मिलेगी बेटा वो बैलेंस रिएक्शन मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपना रेट लॉ। ठीक है, जैसे आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन का, उसी तरीके से रेट लॉ होता है अपना। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और दूसरी बात बेटा, ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो रेट लॉ है बेटा वो अपना एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें जो रेट्स निकाली जाएंगी वो कैसे, एक्सपेरिमेंट से निकाली जाएगी। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे मानो कि ये कोई रिएक्शन है। ठीक है, ये बार बार पीपीटी क्यों हो जाती है। ठीक है, ए M1 M2 B से बन रहा है अपने पास प्रोडक्ट। ठीक है, ये बना क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर करते हैं, क्या चक्कर हो रहा है इसको, अरे भाई आजा, कॉपी हो जा। नहीं होगा भाई, छोड़ो इसको। ठीक है, बात करें अपन इस रिएक्शन की, तो यहां से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके अगर अकॉर्डिंग जो अपना रेट होगा वो क्या हो जाएगा, कि कांस्टेंट लिखना चाहूंगा मैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके पावर में। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ बी और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी पावर में। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है अपना मास, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट लिख सकते हैं। ठीक है, बट अगर अपन रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखे, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी अपनी, ए कोएफिशिएंट ए पावर में x, बी पावर में y।
अब यहाँ पे जो x और y है बेटा, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, ये क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट से क्या किए जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। ये हो सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। और y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। और x प्लस वाई क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और ये जो x और y की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। और इनका सम भी जो है उसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ये बात हो गई अपनी रेट लॉ की, ठीक है। यहां से R इक्वल टू कितना है अपना, K कंसंट्रेशन A पावर x कंसंट्रेशन B पावर y, ठीक है। अगर मैं यहां से ये जो K है बेटा, ये क्या है अपना रेट कांस्टेंट, ठीक है, याद रखो इसको, रेट कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं कंसंट्रेशन A और कंसंट्रेशन B दोनों को क्या मान लेता हूँ, यूनिट मान लेता हूँ, तो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, वो किसके हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपने को रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन मिल जाती है, ठीक है। अगर अपन कंसंट्रेशंस जो है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस अगर यूनिटी रख लेते हैं, तो अपने पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रेट कांस्टेंट की, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी, ठीक है। जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, यूनिट ले लेते हैं, तो अपने पास क्या आ जाता है, रेट कांस्टेंट आ जाता है। और बेटा ये जो रेट कांस्टेंट होता है किस पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि बिकॉज हमने उनकी कंसंट्रेशन क्या कर दी, फिक्स कर दी, 1 ले ली, ठीक है। तो अपने पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही क्या हो रहा है, अपने पास रेट ऑफ कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है बेटा वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रिएक्टेंट्स के पे, ठीक है। तो फिर ये के डिपेंड किस पे करता है, ठीक है, डिपेंड करता है सबसे पहले टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी बात नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे बात करता है कि रिएक्टेंट्स किस नेचर का है, गैसेस है, सॉलिड है, लिक्विड है, कैसा है, ठीक है। दूसरा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो होता है ना बेटा वो के को ही क्या करता है, बढ़ाता है या घटाता है, ठीक है, जिससे क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन पे कैटलिस्ट कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कैटलिस्ट कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। वो किसको इफेक्ट करता है, के को इफेक्ट करता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। कैटलिस्ट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक इंक्रीज करने वाले रेट को और दूसरा डिक्रीज करने वाले, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी रेट कांस्टेंट की, जिसको स्पेसिफिक रेट रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट ऑफ के निकालना चाहूं मैं, आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। मान लो कि मैंने ए रिएक्शन ले ली, ए किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है। इसके लिए रेट लो लिखा मैंने ये, ठीक है, और ये इसकी पावर, ठीक है बेटा। मान लो इसको मैंने मान लिया एन, ठीक है। तो यहां से आपको रेट ऑफ रिएक्शन की क्या पता है, यूनिट पता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। एक ही अपने को निकालनी है, इसकी क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स एन। के की यूनिट निकालेंगे तो के की यूनिट अपने को क्या देखने को मिलेगी, के इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। तो अपने पास ये क्या होती है बेटा, के की यूनिट देखने को मिलती है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में के की यूनिट दिया जाता है और अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जोन से ऑर्डर की रिएक्शन है, आप निकाल सकते हैं। जैसे देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यूनिट ऑफ के, जैसे मान लो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी, जीरो, तो उसके लिए क्या आ जाएगी यूनिट, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। मान लो कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगी, सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एन की वैल्यू 2 रखेंगे, तो क्या आएगा, मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स, ठीक है, ठीक है बेटा। और थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 3 रखेंगे
मोल -2 लीटर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा ये भी, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, +2, अरे सीधा लिख दो, 2 एंड क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो अपन क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ, अगर अपने को पता है के की यूनिट अपने को पता है, तो अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बता सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना, ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। वहां से अपन एन की वैल्यू पुट करके अपन क्या निकाल सकते हैं, यूनिट्स निकाल सकते हैं, किसके लिए, के लिए, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब आर इक्वल टू के, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कितनी है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ये किसके लिए आती है बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट देखने को मिलती है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट अपने को देखने को मिलती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस एंड रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट्स आर गिवन, देन द फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो अपने को वैल्यू दी हुई है के की, ठीक है, और अपने को क्या करना है, बताना है कि कौन सी रिएक्शन है, जीरो है, फर्स्ट है, कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये कैसे हो गए बेटा, देखो यहां से मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, कौन सी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी अपनी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये भी सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और सेकंड इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगी अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको के रेट कांस्टेंट की वैल्यूज दी हुई है, और यूनिट देख के आप क्या बता सकते हो बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives to 2NH3 rate of disappearing of hydrogen 6 ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, ऐसे दे रखा है 6 ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। देन फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। देखो कैसे निकालें, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, अगर इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन आर लिखे इस रिएक्शन के लिए, तो क्या होगा, अपने को क्या दी हुई, डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन की रेट दी हुई, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी 1/3 डिसअपीयरेंस की रेट हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, और वो कितनी दी हुई अपने को 6 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे करके अपन क्या कर सकते हैं, इसको कितनी आ जाएगी 2, बेटा लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है। अगर आपको ये डिसअपीयरेंस की रेट आपको ग्राम में दी हुई है, सबसे पहले आप इसको मोल में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन आपको इस टर्म में दी जाए, ठीक है, ग्राम वाले टर्म में दी जाए, पहले आप उसको मोल में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, देखो अपने को दी हुई ग्राम में, ठीक है, उसको मोल में लाने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन का वेट 2 होता है, तो कितनी हो जाएगी 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कीजिए, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने को देखने को मिलेगी, इधर लिख लीजिए इसको, तीनों क्वेश्चन यही हो जाएंगे, आर 1/3 डिसअपीयरेंस की रेट हाइड्रोजन के लिए अपॉन dt, ठीक है, और ये अपन ने निकाल ली कितनी 3, ये कितना आ गया 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गई 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पूछा है, ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/2 फॉर्मेशन अमोनिया की कंसंट्रेशन अपॉन dt, ठीक है, और ये निकालना चाहेंगे तो ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2r, और r की भी अपने को पता है कितना है 1, तो अपने पास क्या आ जाएगी 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगी 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसका आंसर हो जाएगा इसका फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की रेट का, ठीक है। आपको बोल भी सकता है कि ये आप ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में बताओ, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमोनिया का वेट कितना होता है 14 + 3 17, तो ये हो जाएगा 34 ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। अगर ऐसा बोला जाए तो आंसर इसमें दे दीजिए, अगर ना बोला जाए तो आप मोल में अपना आंसर रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें बेटा, ठीक है, इसमें पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरिंग ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, आर इक्वल टू माइनस
डी डिसअपियरिंग की रेट नाइट्रोजन के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी अपनी, आर कितना है 1, तो ये कितनी आ जाएगा इसका आंसर, डिसअपियरिंग ऑफ नाइट्रोजन की रेट, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, ठीक है, डी टी है, ठीक है, डी टी, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन का तो 1 मोल आ गया, और फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की रेट का क्या आ गया 2 मोल, एंड डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन के लिए कितना आ गया 1 मोल। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने, अगर आपको ग्राम में दिया हुआ है रेट, आपको रेट ग्राम में दी हुई, तो आप उसको सबसे पहले मोल में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो सके, इजी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर द रिएक्शन, वही अपने को अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन दी, रेट ऑफ appearance of ammonia 2 into 10 की power minus 4 मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, देन द रेट ऑफ disappearance of nitrogen हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की क्या करनी है अपने, डिसअपियरेंस की रेट निकालनी है, ठीक है। तो अपन इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन dt, और अपने को अमोनिया की दी हुई है तो इसको इक्वल कर देंगे, इसको 1/2 फॉर्मेशन की दी हुई है अमोनिया के लिए, ठीक है, dt, अपने को ये निकालनी है, ठीक है। इस 3 को उधर लेके जाएंगे, डिसअपियरेंस की रेट हाइड्रोजन के लिए 3/2, ठीक है, और डी अमोनिया की अपीयरेंस की रेट प्लस, ठीक है। ये अपने को क्या दी हुई है बेटा 2 into 10 की पावर माइनस 4, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल, तो अपने पास हाइड्रोजन की डिसअपियरेंस की जो रेट आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 10 की पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड। तो इसका आंसर अपने में क्या दिया हुआ है 3 into 10 की पावर माइनस 4, 3 into 10 की पावर माइनस 4, पहला आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसमें पूछा गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है बेटा। आज की स्लाइड में यहीं तक, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। आई होप यहाँ तक का समझ में आया होगा। मेनली पार्ट जो अपना रेट लो का वो ध्यान रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग का जो पोर्शन है थ्योरेटिकल पोर्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, रेट लो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको ये अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए किसी रिएक्शन के लिए, और पहली बात आप याद रखें उसमें बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।